हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी की वेरियस पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र, पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर। पार्ट नंबर 3 है ये। प्रीवियस दोनों पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कर लेना। आई सेक्शन में जाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, पर्यावरण पर्यवेक्षण और यूके ट्रिपल एससी की डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लास्ट तक देखना। इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे आज हम। प्रीवियस हमने जो 36 तक के क्वेश्चन है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए, जाकर वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना शिक्षा फॉर नौकरी को, वहाँ इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग फटाफट से प्रिपरेशन करेंगे, जितने भी डिटेल्ड स्टडी है, जो थ्योरी वाले पार्ट हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो आज स्टार्ट करते हैं। 36 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन को इस पार्ट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने, सेलुलोज क्या होता है, ये हम क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे पूछा गया है। सेलुलोज के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर ए डाइसैकेराइड होता है, पेंटोज पॉलीसैकेराइड, हेक्सोस पॉलीसैकेराइड, या फिर ऑप्शन डी म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो सेलुलोज होता क्या है? सेलुलोज इज राइट आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये होता है हेक्सोस पॉलीसैकेराइड जो है सेलुलोज होता है। और सेलुलोज एक प्रकार का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। ये एक प्राइमरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल का, कोशिकाओं का। बात क्लियर हो रही है? क्या कहलाया जाता है ये? राइट आंसर क्या है? हेक्सोस पॉलीसैकेराइड, इसको हम बोलते हैं एक प्राइमरी इंपॉर्टेंट सेल स्ट्रक्चर है। किसमें पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स में। ध्यान देना यहाँ पर, ग्रीन प्लांट्स में जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये। किस नाम से जानते हैं इसको? हेक्सोस पॉलीसैकेराइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और इसका जो दूसरा नाम है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको हम लीनियर पॉलीसैकेराइड्स के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इसको हेक्सोस भी बोल सकते हैं, लीनियर पॉलीसैकेराइड्स भी बोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सेलुलोज क्या होते हैं? सेलुलोज प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी इंपॉर्टेंट सेल होते हैं ग्रीन प्लांट्स की। इनको लीनियर पॉलीसैकेराइड्स भी बोला जाता है और हेक्सोस पॉलीसैकेराइड भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 37, हु गेव फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है, ये आपको बताना है। साइंटिस्ट का नेम बताना है जिसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है। सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन बी एवी ल्यूकमैन हुक, सी रॉबर्टसन, या फिर गॉर्टन एंड ग्रेल्डन। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन नंबर ए, सिंगल और निकोलसन ने क्या दिया है भाई? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है इसको जान लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कोशिका की जो परत होती है उसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। इसका वर्किंग क्या होती है? देखिए, ये जो सेपरेट करती है, ये सेपरेट करती है जो सेल्स होती हैं उसके अंदरूनी भाग को बाह्य वातावरण यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो सेपरेट करने का काम करती हैं वो होती हैं सेल मेम्ब्रेन। और किसको सेपरेट करती हैं? ये अंदरूनी जो कोशिका का स्ट्रक्चर होता है उसको बाह्य एनवायरनमेंट से सेपरेट करने के लिए काम करती है। जैसे कि हमारे सेल्स होते हैं या हमारी जो स्किन होती है, आप उसको समझ लीजिए। जो स्किन होती है, सपोज हमारे हाथ पर जो स्किन है, तो वो क्या है? एक प्रकार की सेल मेम्ब्रेन है। बात क्लियर हुई? और वही सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? बाहर के वातावरण से अंदर की जो सेल की कोशिकाएं हैं उसको बचाकर रखती है, प्रोटेक्ट करती है। और ये किसने दिया है? सिंगर और निकोलसन ने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 38, 4 ग्राम NaOH is dissolved in 250 centimeter cube of solution. Molarity of this solution is, या 250
सेंटीमीटर क्यूब की जगह यहाँ पर ml होना चाहिए, 250 ml। तो 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, क्या होगी मोलरता। 4 ग्राम NaOH को 250 सेंटीमीटर क्यूब विलियन में घुला है, इस विलियन की मोलरता क्या होगी। तो मोलरता निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मोलैरिटी जो कैलकुलेट की जाती है, मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला आता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हमें किसकी मोलैरिटी निकालनी है, 4 ग्राम NaOH की। तो 4 ग्राम NaOH की सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मोलर मास होना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ पर मोल किस तरीके से निकाला जाएगा, मोल इज इक्वल टू कितने ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है। इसका मोलर मास कितना है NaOH का, 40। तो 4/40 हो गया। अब आप इसे ऊपर वाले फॉर्मूले में फिट कर सकते हैं। 4/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इसका कितना दिया गया है, 250। तो 250 से भाग कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 0.4 m। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया भाई। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि मोलैरिटी किसी भी विलियन की सांद्रता या मोलरता निकालने के लिए फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1000। अब क्या पूछा गया, 4 ग्राम NaOH। तो 4 ग्राम NaOH की मोल क्या होगी, मोल वैल्यू इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ NaOH। तो मोलर मास ऑफ NaOH कितना है हमारे पास, 40। तो मोल कितना हो गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 डिवाइडेड बाय 40। अब आप ऊपर फिट कर सकते हैं, मोल की वैल्यू होगी 4/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। बात क्लियर होगी। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आया 0.4 m जो है मोलैरिटी निकल के आई। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी से लिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण पर्यवेक्षण के प्रीवियस ईयर का पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एक एक क्वेश्चन को बहुत मैंने डिटेल में स्टडी किया है, ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन जो बिल्कुल डायरेक्ट आंसर्स हैं उन्हीं को हम एक्सप्लेन करेंगे। मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत होती है, रक्त पटल होती है, नेत्र पटल, द्रण पटल या फिर दृष्टि पटल। तो हम देख लेते हैं एक बार। तो क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास ह्यूमन आई एनाटॉमी। यहाँ से हम समझ सकते हैं भाई, क्या समझेंगे यहाँ से कि कौन सी लेयर बाहरी है, कौन सी लेयर अंदरूनी है। तो हमसे क्या पूछा गया है, ह्यूमन आई की इनर मोस्ट अंदरूनी लेयर कौन सी है। तो ये मानव आँख मैंने का पूरा एक स्ट्रक्चर दिखाया है। तो देखिए पीछे की अगर मैं बात करूं तो पीछे के साइड में होता है ऑप्टिकल नर्व। अब ये देखिए सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जहां मार्क किया गया है ये अंदरूनी लेयर को हम बोलते हैं रेटिना। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन, जो फ्रंट पोर्शन आपको पुतली जो दिखाई देती है, ये क्या है, आइरिस। आइरिस के ऊपर क्या होता है, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ध्यान देना, आउटर मोस्ट लेयर क्या हो गई, कॉर्निया। आउटर मोस्ट लेयर कॉर्निया हो गई। उसके बाद जो लेंस होता है ब्लैक ब्लैक, उसको हम क्या बोलते हैं, पीपल बोलते हैं। पीपल के पीछे ये जो पूरा पोर्शन है ये लेंस कहलाता है। ये जो साइड की जो मसल्स हैं इनको बोलते हैं सिलिटरी बॉर्डर मसल्स। ये है हमारे पास एस्केला। कॉर्निया के बाद और पीपल के बाद बीच की जो लेयर होती है वो एस्केलरा है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर जो रेटिना है, ये जो आपको यहाँ पर नर्व्स दिखाई दे रही हैं ये रेटिना ब्लड वेसल्स हैं। तो बात क्लियर हो गई भाई। अब हम अपने वापस से क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है भाई, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। तो ऑप्शन हमारा क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी, रेटिना। अब देखिए कॉर्निया क्या हुआ, कॉर्निया अभी मैंने बताया आउटर मोस्ट लेयर हो गई, आउटर मोस्ट लेयर हो गई। एस्केलरा क्या हो गई, आइरिस और कॉर्निया के बीच की लेयर को एस्केलरा बोला है। तो सबसे अंदरूनी कौन सी लेयर हुई हमारे पास, सबसे अंदरूनी जो लेयर हुई है वो है रेटिना। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा विटामिन है जो सिंथेसाइज होता है एनिमल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। हिंदी में देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया B1 है, A है, E है या
B12 है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो विटामिन B12 है, इसका विटामिन का संश्लेषण, सिंथेसिस जो है मनुष्य के शरीर में किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब B12 विटामिन जो है ये किस प्रकार का विटामिन है? ये है वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ध्यान रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है ये। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। तो विटामिन B12 जो है यहाँ पर वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इसका दूसरा नाम जो है कोबालमिन, इसको दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? कोबालमिन भी बुलाते हैं। और ये किस में पाया जाता है? जो मीट होता है, मीट, मछली, इन सभी चीज़ों में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है और ये मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म में विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। तो बात क्लियर हो गई। विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो वो विटामिन हुआ विटामिन B12 और इसका दूसरा नाम कोबालमिन इसका दूसरा नाम है। वाटर सोल्यूबल है, मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है, मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, K = C α² / 1 - अल्फा। ओके, यहाँ पर अल्फा क्या है? अल्फा है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसलोकेशन, बात क्लियर है? अल्फा = डिग्री ऑफ डिसलोकेशन। K है यहाँ पर कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक, K क्या है? कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पर? ये है हमारे पास C। और K क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। K है कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, C है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रॉइड और अल्फा है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसलोकेशन। तो K = C α² / 1 - अल्फा इज नोन एज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पर हम पहुंच चुके हैं। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेटेड हार्मोन्स इज कॉल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बायोलॉजी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स हार्मोन इज कॉल्ड, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन जाना जाता है ट्रेस्ट्रोजन। ऑप्शन ए बोलता है ट्रेस्ट्रोजन, बी बोलता है प्रोस्ट्रोजॉन, सी बोलता है एल्ड्रोस्ट्रॉन या डी बोलता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स हार्मोन इज नोन एज प्रोस्ट्रोजन। अब प्रोस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन से क्या काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रोस्ट्रोजन हार्मोन्स है ये क्या है? ये रिलीज्ड होता है, कहाँ से रिलीज्ड होता है? ये ओवरी से रिलीज्ड होता है, ये रिलीज होता है ओवरी से। और अगर इसका बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो उसी की वजह से जो मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है फीमेल में वो डिसबैलेंस हो जाता है इसी हार्मोन्स की वजह से, प्रोस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से। कहाँ से सिक्रीट होता है? ओवरीज से सिक्रीट होता है ये। इसी की वजह से जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी इसी हार्मोन्स की वजह से आती हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टीरॉयड हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स के नाम से, सेक्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो सिक्रीट करता है ओवरीज से। तो इस कॉर्पस ल्यूमेन सिक्रीट्स, कॉर्पस ल्यूमेन क्या सिक्रीट, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? प्रोस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है, इसको सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। स्टीरॉयड ग्रुप का ये हार्मोन्स है और ये जो है इसके चेंज होने पर, इसके लेवल में चेंज होने से पर जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है गर्ल्स में, फीमेल्स में, तो वो इसी हार्मोन्स की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल रीजन इंडिया बिलोंग्स टू, जैव भौगोलिक क्षेत्रों में वितरण के आधार पर भारत संबंधित है, ये आपको बताना है। ओरिएंटल रीजन ऑप्शन नंबर ए, पेलकार्किक रीजन ऑप्शन नंबर सी, नियकार्टिक क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी
इथियोपियन क्षेत्र से। तो करेक्ट आंसर है ओरिएंटल रीजन जो है, ओरिएंटल क्षेत्र से रिलेट करता है भारत जैव भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 45 के साथ में। डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज लीफ फॉल, इनमें से कौन सी किस चीज़ की कमी के कारण, किसकी न्यूनता से पेड़ों में पत्तियां झड़ जाती हैं। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी Ca सल्फर, या फिर फॉस्फोरस। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो पत्तियां झड़ती हैं वो जो प्रीमैच्योर लीफ फॉल जो होता है वो फॉस्फोरस की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45 के लिए डी फॉस्फोरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हार्ट ऑफ पिला इज, जो पाइला होता है उसका हार्ट किस तरीके का होता है। पाइला क्या है, पाइला इज अ स्नेल। भाई स्नेल आप लोगों ने देखा होगा, समुद्र में पाया जाता है। फ्रेश वाटर स्नेल को हम क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल साफ पानी में स्नेल पाया जाता है उसको हम पिला बोलते हैं। और उसका हार्ट किस तरीके का होता है, न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये होता है मायोजेनिक पाइला का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 47, प्रिपरेशन ऑफ डेक्रॉन फ्रॉम एथेनॉल glycol and tetrapathylic acid is an example of addition, polymerization, copolymerization, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। हिंदी में भी आपको बता देते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरेथिलिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त डेक्रॉन उदाहरण है योगात्मक बहुलीकरण का, सह बहुलीकरण, संघनन बहुलीकरण, या ऑप्शन नंबर डी मुक्त मूलक बहुलीकरण। तो 47 के लिए करेक्ट आंसर है यह है कंडेंसेशन, जिसको हम बोलते हैं संघनन बहुलीकरण, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिरोधी है। पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, या ऑप्शन नंबर डी क्लोरेम्फोनिकॉल। तो इसमें जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्लोरोरैम्फिनॉल इज द राइट आंसर। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ये दो या दो से अधिक बैक्टीरिया ग्रुप को हैंडल करता है। दो बैक्टीरिया हैं या दो से अधिक बैक्टीरिया ग्रुप हैं तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक इस्तेमाल होता है वो क्लोरोरैम्फिनॉल होता है। ये क्या है, सिंगल एंटीबायोटिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो दो बैक्टीरिया के ग्रुप्स आ गए हैं तो उनसे लड़ने के लिए प्रतिजैविक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक एंटीबॉडी का इस्तेमाल करेंगे तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्लोरोरैम्फिनॉल एस। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे हम क्वेश्चन नंबर 49 के साथ। 49 बोलता है मधुमोम बना होता है, बी वैक्स इज फॉर्म्ड बाय। मधुमोम किस चीज़ का बना होता है, कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला से, पैल्मिटिक एसिड एंड हेक्सानोसोल अल्कोहल से, लिपिड से, या उपयुक्त सभी। तो मधुमोम बना होता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पाल्मिटिक एसिड और हेक्साकोसोनोल अल्कोहल से मिलकर बना होता है मधुमोम। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 50, द मेन एम ऑफ मॉनिट्रल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रल प्रोटोकॉल का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण करना, टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज, ओजोन निर्गत करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण, कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, या नन ऑफ द अबव जल प्रदूषण पर नियंत्रण करना। तो क्या एम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टू कंट्रोल इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज। जो ओजोन की परत कम हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि इसको बचाना है, इमिशंस ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेज जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल इज हैविंग लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। निम्न क्षारीय धातु में से सबसे कम किसका गलनांक होगा, Na का होगा, K का होगा, Rb का होगा, या Cs का होगा। तो क्षारीय धातु में से किसका गलनांक सबसे कम होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी Cs का गलनांक सबसे कम होगा क्योंकि इसका लार्जेस्ट सबसे बड़ा
एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज इसका बड़ा होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 52। ज्वाला कोशिका की उपस्थिति विशेष लक्षण है, ज्वाला कोशिका की उपस्थिति विशेष लक्षण है। प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल इन स्पेशल फीचर ऑफ फाइलम इज, क्या होगा करेक्ट आंसर 52 के लिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्ले हेलिथमीज जो है स्पेशल फीचर है फाइलम का, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। एक खाद्य श्रृंखला में इन ए फूड चेन द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड इन, खाद्य श्रृंखला में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है प्रोड्यूसर्स में यानी कि उत्पादक में, डिकम्पोजर्स में, अपघटक में, हर्बीवोरस में, शाकाहारी में, कार्निवोरस मांसाहारियों में। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो खाना बनाने वाले होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए। तो प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। डिकम्पोजर्स क्या है? जो उनको खाते हैं। हर्बीवोर्स क्या है? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो केवल ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, और इन प्रोड्यूसर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स खाएंगे, और इन कार्निवोर्स को कौन खाएगा? डिकम्पोजर्स खाएंगे, अपघटक खाएंगे। बात क्लियर हुई? तो मैक्सिमम एनर्जी किस में स्टोर्ड होती है? उत्पादक में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पावोक्रिस्टेसिस। क्लियर हुआ भाई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पावोक्रिस्टेसिस इज द राइट आंसर फॉर साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पायरुवेट्स ब्रेक डाउन एंड गिव CO2 वाटर एंड एनर्जी, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, किस चीज़ में होती है ये अभिक्रिया? पायरुवेट्स के विखंडन से CO2 मिलता है, जल मिलता है, ऊर्जा देता है। ये क्रिया किस में होती है? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, केंद्रक में होती है, न्यूक्लियस में होती है, हरित लवक में होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो जो पायरुवेट्स के विखंडन से CO2 रिलीज होता है तो वो कहाँ होगी? 55 का राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और इसके विखंडन से जल ऊर्जा देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिकाओं को जो पावर मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो पायरुवेट्स के विखंडन से CO2 भी मिलेगी, जल भी मिलेगी और ऊर्जा भी मिलेगा। तो ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जो कोशिका का पावर सेल कहलाता है। तो 55 तक के क्वेश्चन को हमने स्टडी कर लिया, 35 से स्टार्ट किया था। पार्ट नंबर 3 हमारा प्रीवियस ईयर का फिनिश हो चुका है। एनवायरमेंटल पर्यवेक्षण के लिए स्पेशली हम प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो का PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, जाकर फटाफट से फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे पार्ट नंबर 4 में प्रीवियस ईयर पेपर में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।